दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं पटाउ सिंड्रोम। यह जेनेटिक का और क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज है ये, जिसमें बॉडी में कई अबनॉर्मलिटी डेवलप कर जाती है। बॉडी का डेवलपमेंट प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाती है। ये डिजीज में होता क्या है, सबसे पहला इसके बारे में ये समझते हैं कि इसमें फोर ब्रेन का डेवलपमेंट एंड माल फ्यूजन डेवलपमेंट, साथ साथ डेवलपमेंट डिजॉर्डर्स ब्रेन हर्ट और प्लस माल फ्यूजन मतलब किसी और चीज़ के बॉडी के फ्यूजन को डिफेक्ट करता है। ये डिजीज क्रोमोसोम नंबर 13 में ट्राइसोमी होने के कारण होता है। ये सबसे पहले इस डिजीज का खोज 1960 में प्रोफेसर जे पटाउ, वो साइंटिस्ट का नाम ही था, और उन्होंने ही इस डिजीज के बारे में खोज की है, जिसमें एक ऐसे चाइल्ड जो बर्थ के कुछ ही दिनों बाद वो डेथ कर गया, जिसमें मिला क्या, क्लेफ्ट पैलेट था, उसे क्लेफ्ट लिप था, और उसमें मूवमेंट नहीं था, प्रॉपर सेंसरी फंक्शन नहीं था, किसी तरह का रिफ्लेक्स फंक्शन नहीं थी, और वो बच्चा हार्ट के फेल से मर गया। तो ऐसा डिजॉर्डर जब मिला तो उन्हें लगा कि ये कौन सा डिजॉर्डर, क्योंकि उसी साल एडवर्ड सिंड्रोम का खोज हुआ था। एडवर्ड भी साइंटिस्ट के नाम पे है। उन्होंने ही 18 नंबर ट्राइसोमी को खोज किए थे। 18 नंबर ट्राइसोमी, जैसे हम जानते हैं कि ट्राइसोमी में जो एक जो ट्राइसोमी जो 23वें नंबर ट्राइसोमी जो होती है 23, ये वाला जो ट्राइसोमी होती है उसको हम लोग क्लाइनीफेल्टर कहते हैं, क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम। ये तो होता है 23 पेयर जो ट्राइसोमी होती है वो। दूसरा जो होती है वो 21 पेयर में जब ट्राइसोमी होती है उसको हम लोग डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। उसके बाद एक जो हम लोग पढ़े 18 नंबर, इसमें हम लोग एडवर्ड सिंड्रोम पढ़े, और अब जो लोग देखने जा रहे हैं वो 13 नंबर है, जिसको पटाउ सिंड्रोम बोलते हैं। अब ये जो सिंड्रोम है ये सब का सब ट्राइसोमी ही है। इसमें होता क्या है कि जैसे सबसे छोटा क्रोमोसोम 23वां नंबर होती है, उससे थोड़ा बड़ा 21वां नंबर, ऑटोसोम में सबसे छोटा 21वें नंबर होती है। तो जिसमें जो क्रोमोसोम सबसे छोटा उसके ट्राइसोमी से डिफेक्ट कम होती है, तो इसीलिए इसका लाइफ बहुत लंबा होता है। इसका लाइफ तो बहुत लंबा होता है क्लाइनेफेल्टर का, उससे थोड़ा कम इसका होता है। और एडवर्ड का तो बहुत जल्दी डेथ कर जाता है, 6 महीना में, 1 साल होते होते डेथ करता है। और ये तो बहुत जल्दी डेथ करता है, 3 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना काफी होता है। इसका पटाउ सिंड्रोम, इसका मतलब कि जितना नियरेस्ट आ रहे हैं ना, ये क्रोमोसोम्स का जो नंबर है ना, क्रोमोसोम का नंबर जो लेंथ होते हैं ना, वो बड़ा होते चला जाता है। जैसे नंबर 1 क्रोमोसोम्स, पहला नंबर क्रोमोसोम्स है, उसकी लेंथ काफी बड़ी होती है। अगर उसमें ट्राइसोमी होता तो वो तो खैर एबॉर्ट ही हो जाएगी, वो तो पैदा भी नहीं होगा, उसमें लाइव बर्थ होगा ही नहीं कभी भी। तो उसी तरह से क्या है ना, तो ये जो बताया ना आपको कि जैसे जैसे इसमें जैसे सबसे छोटा क्रोमोसोम है, जिनका भी ये सब तो बर्थ हो जाता है, लाइव बर्थ होता है, सब में लाइव बर्थ होता है, ये भी लाइव बर्थ होता है, ये भी लाइव बर्थ होता है। इसमें लाइव बर्थ होने के चांसेस 10% है, और इसमें लाइव बर्थ होने के चांसेस 5% है ना। लेकिन ये सब तो बहुत एकदम 100% लाइव बर्थ इसमें होती है। तो ये सब जो होती है ये सब ट्राइसोमी डिजॉर्डर्स है, जो कि ऑटोसोम में ये जब सेक्स क्रोमोसोम से हो गई। इसमें क्वेश्चन तो आपको बार बार पूछते रहता है कि किस ट्राइसोमी से कौन सा डिजॉर्डर होता है। ये सब जो होता है ना ट्राइसोमी डिजॉर्डर्स है। तो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग 13 नंबर क्रोमोसोम से, सेम वैसे ही यहाँ भी जिस तरह से डाउन सिंड्रोम पढ़े थे, सेम यहाँ भी उसी तरह से जो डिजॉर्डर्स होती है वो फीमेल के कारण ही होती है। डिजॉर्डर्स अगर किसी फीमेल का जो प्रेगनेंसी है वह एडवांस एज में प्रेग्नेंट होती है, तो एडवांस एज में जब प्रेग्नेंट होगी तो उस केस में क्या होगी कि जो ओवा जो बनेगा ना, उसमें जो क्रोमोसोम का सेपरेशन में दिक्कत होगी। तो उससे हम उसी तरह से बताए थे आपको कि जो ओवा बनेगी तो उस ओवा बनने में एक तरफ क्या होगी, जो 13 नंबर पे जो है ना डबल क्रोमोसोम रहेगी, और बाकी सब सिंगल रहेगा।
तो 13 नंबर पे जो होता है ना वो डबल क्रोमोसोम आ जाता है। तो 13 नंबर पे क्या हो जाएगी यहाँ पे कि 2 क्रोमोसोम्स रहेगी ओवा वाला पे, पहले नंबर पे 1, दूसरा पे 2, तीसरा पे 1, चौथे पे 1, पांचवे पे 1, छठे पे 1, सब पे 1 से लेकर के और पूरा 2300 तक एक ही के क्रोमोसोम होगी। लेकिन 13 नंबर पे क्या होगी कि 2 क्रोमोसोम्स होंगे। अब स्पर्म क्या होगी, यह जो स्पर्म होगा या तो 22 प्लस एक्स का होगे या फिर 22 प्लस वाई का होगा। तो इसमें भी जो क्रोमोसोम्स है वो सिंगल क्रोमोसोम होगा। तो यह अगर इसे फ्यूज करेगा जब बाय द वे, तो जो बॉडी बनेगा, जाइगोट जो बनेगा, इस जाइगोट में क्या होगा कि सब पे रहेगा पेयर में, और 13वां नंबर पे देखेंगे कि 3 क्रोमोसोम मिलेंगे। तो 13 नंबर पे क्या हो जाएगी, एक क्रोमोसोम तो ये हुआ ही था पेयर, और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है किसका, स्पर्म वाला क्रोमोसोम आ जाता है। अब इसके साथ ये तो खुद पहले से पेयर में रहता है, पहले से तो खुद पेयर में है, और एक्स्ट्रा एक सिंगल क्रोमोसोम जो स्पर्म का हुआ आके इसके साथ फ्यूज कर जाता है। अब इसके साथ फ्यूज कर जाएगा तो इसके जीन के साथ क्या करेगा, फ्यूजन करेगा, तो इसके जीन में डिस्टर्ब कर देगा, और उसकी वजह से इसमें कोई फंक्शन इसका डिस्टर्ब करेगा। अब जो भी फंक्शन डिस्टर्ब करेगा उसमें क्या होगी, 2 भी दिक्कत होगी। एक तो जो ऑर्गन बनेगा वो ऑर्गन क्या हो जाएगा, अपने पोजीशन से अलग बन जाएगा। दूसरा क्या दिक्कत होगी कि जो ऑर्गन्स बनेगा उसमें फ्यूजन नहीं होगी प्रॉपर, क्योंकि मेरा बॉडी तो सिमेट्रिकल होता है, वो फ्यूजन से बनता है। तो हेड से लेकर के और पेल्विक तक इसका जो फॉर्मेशन होगी उसमें फ्यूजन डिफेक्ट मिलेंगे। सबसे पहला डिफिकल्टी सिम्टम में क्या होगी, नंबर 1 इसमें 4 ब्रेन नहीं बनेगा। 4 ब्रेन बनेगा तो बहुत फ्यू। तो 4 ब्रेन नहीं बनने से क्या होगा, कोई भी इंटेलेक्चुअल फंक्शन होगी नहीं, ना कोई मोटर फंक्शन होगा, ना रिफ्लेक्स फंक्शन होगा, ना सेंसरी फंक्शन होगी, कोई फंक्शन नहीं होगी। तो पहला तो होगा 4 ब्रेन इसमें नहीं बनता है। नंबर 2 डिजॉर्डर्स, आई में डिजॉर्डर्स, इसमें जो ऑप्टिक नर्व वो डेवलप नहीं होगी, या फिर रेटिनल डिटैचमेंट मिलेगा, या फिर लेंस नहीं मिलेंगे, या फिर आई का साइज बहुत स्मॉल होगा। नंबर 2 कॉर्निया भी इसमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सिम्टम जो लिप होंगे वह 2 पार्ट में डिवाइड होगा, क्लेफ्ट लिप होगा, क्लेफ्ट पैलेट होंगे। मैंडिबल्स बहुत स्मॉल होगा। इसके बाद जो ईयर होगा वह पोजीशन इसका सही पोजीशन पे नहीं होगा। नेक्स्ट सिम्टम क्या होगा, जो फिंगर का जो डिजिट्स होगा वो 5 की अपेक्षा 6, 7, 8, 9 तक होगा, और प्लस क्लंच फॉर्म में होंगे, एक दूसरे पे क्या होगी, ओवरलैप और चिपके हुए होंगे। इस तरह से इसमें मिलेंगे हैंड में। नेक्स्ट क्या होगी, डेक्स्ट्रोकार्डिया होगा, हार्ट का जो पोजीशन होगा वो राइट की तरफ होंगे। लीवर उसका पोजीशन शिफ्टिंग हो जाएगी लेफ्ट की तरफ, और स्प्लीन जो है मेडियल या फिर इधर आ जाएगी। किडनी माल फॉर्मेशन होगी, या तो बनेगा नहीं, बनेगा तो फिर सिंगल बनेगा, या फिर वो जो किडनी होगी वो पेल्विक एरिया में आ जाएगी। नेक्स्ट यूरेटर या ब्लैडर का फ्यूजन हो जाएगी। नेक्स्ट पेल्विक जो बोन होगी वह प्रॉपर नहीं बनेगा, पेल्विक मसल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, पेल्विक फ्लोर में पेल्विक लिगामेंट वगैरह का प्रॉपर डेवलप नहीं होगी। अब ये सब तो सिम्टम मिला, और ये सब सारे जो होते हैं पेशेंट में अपीयर हो जाएंगे। अब आते हैं बात कॉम्प्लिकेशन में। या पेशेंट का क्या होगा, हार्ट फेल हो जाएगी, ब्रेन तो पहले से ही फेल्योर है, हार्ट फेल हो जाएगी, किडनी भी फेल कर जाएगी, और उसके बाद पेशेंट का डेथ हो जाएगी। इसमें जो बच्चा डेथ करता है वह 1 महीने से पहले, मैक्सिमम बच्चा 3 दिन में डेथ कर जाता है, या तो फिर IUFD का केस होगा, या वो बच्चा पैदा ही होगा तो मरा हुआ पैदा लेगा, या फिर बहुत बच्चा तो एवर्ट हो जाएगी। मैक्सिमम जितना भी प्रेगनेंसी होता है 16,000 प्रेगनेंसी में 1 लाइव बर्थ होगा, और उसमें भी वह क्या होगा, 3 दिन होते होते उसकी डेथ हो जाएगी। कुछ बच्चे जो होंगे, कुछ परसेंटेज वो 1 महीने तक सरवाइव कर सकता है, और बहुत ही रेयर कोई ऐसा होगा जो समझो उसका भाग अच्छा हो, वही जो होता है वो 4, 5, 6 महीने तक जा सकता है, अदरवाइज ये नहीं सरवाइव करेगा। क्योंकि सर्वाइवल के लिए बॉडी में इसका डेवलप ही नहीं हुआ, ना ही ब्रेन प्रॉपर डेवलप हुआ है, 4 ब्रेन डेवलप नहीं होगा,
तो वहां से जो हार्मोन बनना होगा, रेगुलेशन होना होगा, वो रेगुलेट नहीं हो पाएगी। हार्ट का जो पोजीशन वो भी अब नॉर्मल है। किडनी का जो फॉर्मेशन है, किडनी भी है वो पोजीशन उसका भी अलग है, तो उसकी वजह से वो भी फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसलिए बच्चा सर्वाइव नहीं करता है इसमें। इसमें भी क्या होगा, बोथ मेल और फीमेल दोनों एक बराबर जैसा होगा इसमें। अब बात आते हैं इसके बारे में पता कैसे लगाएंगे हम। तो इन्वेस्टिगेशन में इसका है कि अगर बाय द वे कोई प्रीवियस बच्चा इस तरह का हो, तो उसके लिए हम लोग पहले से ही प्रेगनेंसी को सेफ रखने के लिए, और वो बच्चा आगे नॉर्मल डिलीवर्ड हो, लाइव बर्थ हो और अच्छा बर्थ हो। क्योंकि एक अगर एमटीपी करा देते हैं उसमें दिक्कत नहीं है, एक एमटीपी कराते हैं तो उसमें क्या होगा, तो बच्चा को डिस्पोज कर दिया। लेकिन एक बच्चा अगर जन्म ले लिया हो, एक लाइव बर्थ हुआ, तो मेरा फर्ज क्या बनता है, उसको ठीक, उसको नॉर्मल रखना, उसको लाइव रखना, किसी तरह से जिंदा रखना, चाहे उसके लिए कितना भी इकोनॉमिकली खर्च हो, उसके लिए हमें सोचना नहीं होगा। तो चूंकि एमटीपी का है तो कोई टेंशन नहीं, फिर अगले प्रेगनेंसी के लिए देखेंगे, नेक्स्ट प्रेगनेंसी देखेंगे। इसके लिए क्या करते हैं कि एमनियोसेंटेसिस कराते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड से उसके 13 नंबर ट्राइसोमी को, हालांकि यहाँ पे सारे के बारे में कर सकते हैं, आप किसी को भी देख सकते हैं। क्योंकि अब नॉर्मल बच्चा पैदा करने से क्या फायदा है, उससे अच्छा तो ना ही हो तो अच्छा है। लेकिन अब नॉर्मल बच्चा पैदा करके और अपने आप को परेशान कर लेना, ये बहुत बड़ा बहादुरी नहीं है। बहादुरी है कि आप या तो नहीं पैदा हो और हो तो सही हो। इसलिए क्या होना चाहिए कि अब नॉर्मल चाइल्ड पे डेवलप ना हो, पैदा ना हो, उसके लिए एमनियोसेंटेसिस जांच करा लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड से ही इस क्रोमोसोम्स का पता लगा लेते हैं। बर्थ के बाद भी है कि अगर मान लो अब डिफेक्ट हो गया, हम तो वहां कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है कि सर्जरी भी बहुत टफ हो जाता है। अब मान लीजिए एक जगह सिर्फ क्लेफ्ट लिप अगर होता तो प्लास्टिक सर्जरी से ठीक कर लेते, अगर पैलेट अगर होगा तो प्लास्टिक सर्जरी ठीक कर सकते थे। लेकिन अब डेक्स्ट्रोकार्डिया हो गया, लीवर पोजीशन चेंज है, किडनी हॉर्स हो चुका होगा, किडनी ज्वाइन कर गया, किडनी फ्यूजन हो चुकी है, वह अब एक अब्सेंट हो चुकी है। ये सब के प्रॉब्लम को कहाँ से हम दूर करेंगे इतना जल्दी? तो ये सब प्रॉब्लम को दूर करने में फिर समय लग जाता है, काफी खर्च हो सकती है, आप परेशान हो सकते हैं। इसके लिए पहले से ही मैनेज की जाती है। बाकी आते हैं फिर मैनेजमेंट पे। तो इसका मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं? तो इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं कि जिस तरह का जितना दिन तक वो सर्वाइव कर रहा हो, जितना दिन तक वो लाइव है, उसके सिम्टम के अकॉर्डिंगली उसको मॉनिटरिंग करते रहते हैं, और उसको हम लोग आईवी फ्लूइड देना होता है फ्लूइड देते हैं, कार्डियक मॉनिटरिंग करना है कार्डियक मॉनिटरिंग करते हैं। इस तरह से क्या होता है कि ये मैनेजमेंट इसका आप रख सकते हो, लेकिन सर्वाइवल तो है नहीं, ना ही इसको आप जिंदा रख सकते हो। तो फिर इसके लिए हम लोग स्टडी क्यों किए? स्टडी इसलिए किए कि आने वाले चाइल्ड को पहले से अगर पता लगाना चाहते हैं तो हम लोग ट्राइसोमी कर करके उसका इम्यूनोसेंटेसिस से देख सकते हैं। फीटल एनोमलीज टेस्ट भी हेल्पफुल बहुत होता है इसमें, जो 20वें वीक में कराते हैं फीटल एनोमलीज टेस्ट, फीटल वेलबींग में होता है, फीटल एनोमलीज। तो उसमें जो है आपके ऑर्गन्स के बारे में, फीटस के ऑर्गन के बारे में वहाँ पता चल जाता है, वहाँ पे हार्ट के बारे में पता चल जाता है, किडनी में पता, तो उस पहले से हम लोग इसको पता लगा सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको पढ़ना हम लोग को जरूरी होता है, पटाओ सिंड्रोम। बाकी हम लोग नेक्स्ट सिंड्रोम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स।